नमस्कार। संडे टेस्ट में सबसे पहले 10 वर्ड्स जो हम डिस्कस करते हैं वो 10 वर्ड्स आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन 10 वर्ड्स को एक बार याद करने की कोशिश करें और करके देखिए कितना आपको याद आ रहा है। मैं शुरू के 5 वर्ड्स पहले डिस्कस करूं तो पहला है टर्मोइल। टर्मोइल शब्द का मतलब है कैओस। टर्मोइल शब्द का मतलब क्या है? कैओस या अपहीवल। इसको हम बोलते हैं उतार चढ़ाव कह सकते हैं, उथल पुथल कह सकते हैं। ठीक है, और टर्मोइल जो है वो नाउन है। क्या कह सकते हैं? उथल पुथल, उतार चढ़ाव, उथल पुथल। दूसरा है एनेक्स। एनेक्स एक वर्ब है। इसका मतलब होता है सीज या इनकॉर्पोरेट। इसको आप यूं कह सकते हैं कि बलपूर्वक अगर कोई जब्त कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, या विलय करना कह सकते हो, अपनी सीमा में मिलाना। सोच के देखो भी, अपनी सीमा में मिला रहे हो, विलय कर रहे हो, तो ये जबरदस्ती ही होता है, इसलिए सीज या इनकॉर्पोरेट शामिल करना। क्रैकडाउन नाउन है। इसका मतलब होता है सप्रेशन, या फिर इसका मतलब है सीवियर एक्शन। सख्त कार्यवाही को बोलते हैं। क्या होता है? सख्त कार्यवाही, है ना। दमन भी कह सकते हैं इसको। ग्रेव एडजेक्टिव है। ग्रेव का मतलब है सीरियस, या इसे हम कहते हैं डायर। आप इसे हिंदी में कहते हैं गंभीर। ग्रेव का मतलब क्या है? गंभीर। ठीक। ले बेयर, ये वैसे तो एक फ्रेज होती है और वैसे ले है तो ये क्रिया है ही, तो ले बेयर का मतलब है एक्सपोज, तो वर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं। एक्सपोज करना, रिवील करना। हिंदी में इसे हम कहेंगे उजागर करना। उजागर करना। ठीक है भाई, इसको आप एक बार नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे देखिएगा, रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट पहले आप एक बार खुद से देख लो, 6 से लेकर 10 तक, फिर बताता हूँ। रिजेंटमेंट, इंट्रेंस्ड, फार क्राई, एनोमली, स्काई रॉकेट। रिजेंटमेंट का मतलब है बिटरनेस, या हम इसे कहते हैं एंगर। तो क्रोध कह सकते हो, कड़वाहट कह सकते हो, है ना, नाराजगी कह सकते हो, नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में MENT आता है वो जनरली क्या होते हैं? नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अगला है एंट्रेंस्ड, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फर्मली स्टैब्लिश्ड। फर्मली स्टैब्लिश्ड, या इसे हम कहेंगे इनग्रेन्ड। तो मजबूती से बैठा हुआ, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ, मजबूती से बैठा हुआ। ठीक है, कोई भी बिलीफ हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, वो अगर एंट्रेंस्ड है तो वो इनग्रेन्ड है, वो एकदम अच्छे से डीप रूटेड है। इसको डीप रूटेड भी कह सकते हो आप, डीप रूटेड। अगला है फार क्राई, ये नाउन है। इसका मतलब होता है वास्टली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग। क्या कहते हैं? वास्टली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? फार क्राई को आप कह सकते हैं नोवेयर नियर, मतलब जो आसपास भी नहीं हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही भिन्न हो, उसको हम बोलते हैं फार क्राई। एनोमली, ये एग्जेक्टिव नाउन है। एनोमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी, अनियमितता। एनोमली का मतलब क्या है? इरेगुलरिटी, अनियमितता। या फिर क्या कहोगे? एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता। या क्या कहोगे? डेविएशन। ठीक है, अनियमितता। ये एक नेगेटिव वर्ड है। जब कोई चीज़ में डिस्क्रिपेंसी पाई जाए, अनियमितता पाई जाए, उसको बोलते हैं एनोमली। स्काई रॉकेट एक वर्ब है। इसका मतलब है सर्ज, बहुत तेजी से बढ़ना। एस्केलेट कह सकते हो, है ना, तेजी से बढ़ना। सोर भी कह सकते हैं इसको आप,
SOAR, ये भी सिनोनिम है इसका। तो ये तो 10 वर्ड्स हुए हमारे जो इस वीक में हमने डिस्कस किए थे एडिटोरियल सेशंस में, वो वाले। उम्मीद तो यही है कि तुम लोग जो देख रहे हो वो पूरा सही करके आगे बढ़ रहे हो। अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के टेस्ट के। आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके लगा के देखिए आंसर्स। पहला है इम्पेंडिंग का मोस्ट नियरली मीन्स, सिनोनिम बताना है। इम्पेंडिंग होता है जो इमिनेंट हो, जो अबाउट टू हैपन हो, जो जल्द ही घटित होने वाला हो, नज़दीक हो। इसके लिए कौन सा है? सी आंसर आएगा। दूसरा देखना, इन द सेंटेंस द स्टॉक मार्केट विटनेस द सडन प्लंज। द वर्ड प्लंज मीन्स, प्लंज का मतलब होता है नोज डाइव, या होता है फॉल शार्पली, तेजी से नीचे गिरना, गिरावट आना, है ना। क्या आ जाएगा? शार्प फॉल, तेजी से गिरावट आना, शार्प तरीके से गिरावट। अगला क्या है? करेक्ट मीनिंग बताना है एजिस का। एजिस का करेक्ट मीनिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो सी, संरक्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में? संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। नेक्स्ट, एन एनोमली इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एनोमली हम देख के आए हैं, इरेगुलरिटी है, एबनॉर्मेलिटी है, डेविएशन है, अ कॉमन पैटर्न नहीं, अ प्रूवन रूल नहीं, समथिंग एबनॉर्मल और इरेगुलर। वर्ड सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, कंसिडरेबली कह सकते हो, कंसिडरेबली, ग्रेटली कह सकते हो, टू अ लार्ज एक्सटेंट कह सकते हो, बहुत बड़े स्तर पर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। आगे आइए, एरर्स फाइंड आउट करनी है, जितनी भी तुम एरर फाइंड आउट कर सको उतनी। एक एरर है ऐसा नहीं, मल्टीपल एरर वाले सेंटेंसेस हैं, जितना भी कर पाओ वो करिए। तो देखो, यू विल नीड एन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से पहले एन आता है क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो ऐसे लिखोगे स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग, ये से आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगेगा। यू विल नीड, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, एन की जगह क्या आएगा? ए, अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, एक बहुत ही मतलब कह सकते हो जो प्रबल एडहेसिव, एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला पदार्थ, और चिपकाने वाला पदार्थ ऐसे जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा तीक्ष्ण हो, जल्दी से चिपका देता हो वो। टू मेंड, टू प्लस बेस फॉर्म आएगी, मेंडेड नहीं आएगा, मेंड आएगा। दैट चेयर्स, अगर दैट करते हो तो यहाँ चेयर लगाओ, और चेयर्स को ठीक मानते हो तो दोज लगा दो। तो या तो कर दो दैट चेयर सही, क्योंकि दैट के साथ तो सिंगुलर नाउन आता है, और चेयर्स अगर रखते हो तो कर दो दोज चेयर्स, उन चेयर्स को। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव की, किस लिए? उस चेयर को या उन चेयर्स को मेंड करने, रिपेयर करने। मेंड का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना। तो गलतियां क्या क्या हुई? एक तो ए लगेगा, दूसरा मेंड होगा, तीसरा चेयर्स के स्थान पे चेयर होगा। अगला है मैनी बोरोवर्स नाउ फाइंड हिमसेल्फ कोट इन एन प्रिकैरियस फाइनेंशियली पोजीशन। मैनी बोरोवर्स, बहुत सारे कर्जदार जो हैं वो पाते हैं अपने आप को, अपने आप को, तो बोरोवर्स अपने आप को पाते हैं, तो यहां क्या होगा? देमसेल्व्स। हिमसेल्फ के स्थान पे क्या होगा? देमसेल्व्स। क्यों होगा? क्योंकि ये प्लूरल है और इसका बन जाएगा रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स। कोट इन एन, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्रिकैरियस जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है, तो एन नहीं लग सकता। अगली बात, पोजीशन जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले क्या चाहिए आपको? एडजेक्टिव चाहिए। फाइनेंशियली जो है वो एडवर्ब होता है, तो एल वाई नहीं आएगा। अब इसका ट्रांसलेशन तो ये हुआ कि बहुत सारे बोरोवर्स हैं जो अब अपने आप को पाते हैं फंसा हुआ डेंजरस वित्तीय स्थिति में। प्रिकैरियस क्या होता है? डेंजरस, रिस्की, डेंजरस या रिस्की, खतरनाक, ठीक है। तो बहुत सारे बोरोवर्स हैं जो अपने आप को पाते हैं फंसे हुए प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन में। फिर रिपीट कर देता हूं क्या क्या दिक्कतें हैं। बोरोवर्स को देखकर, चूंकि बोरोवर्स दे हो गया, प्लूरल हो गया, तो देम चल जाएगा। प्रिकैरियस से पहले ए आएगा। पोजीशन नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। अगला, पैसिव स्मोकिंग कैन हेजिडस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? हेजिडस। ये क्या होता है? खतरनाक, ठीक है, रिस्की, पेरिलस।
पैसिव स्मोकिंग जब दूसरा कोई धूम्रपान करे और आप नजदीक बैठे हो तो आपके अंदर भी तो धुआं जा ही रहा है ना, आप धूम्रपान नहीं कर रहे, फिर भी वो धुआं तो जा ही रहा है अंदर, तो वो पैसिव स्मोकिंग है। तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो खतरनाक हो सकता है हेल्थ के लिए। तो कैन बी होगा पहली बात तो, क्योंकि ये मॉडल आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए, मैन वर्ब। मैन वर्ब आपने लगाई नहीं कुछ भी, जब कोई नहीं है क्रिया तो बी का फॉर्म लगाएंगे, और आपको पता है कि मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगता है तो बी लगेगा। हैजेडस, हैजेडस में टू लगता है। कभी सुना हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना है, इंजूरियस, इंजूरियस टू, हैजेडस टू, डेट्रीमेंटल टू, ऐसे लगता है। और हेल्थ होगा हेल्दी, तो स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी तो एडजेक्टिव है, जबकि टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है तो हेल्थ आएगा, हेल्दी क्यों आएगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि पैसिव स्मोकिंग जो है वो खतरनाक हो सकती है स्वास्थ्य के लिए। ही वॉज एनचेंट बाई द टीमिंग स्ट्रीट्स एंड आउटडोर मार्केट्स इन द विलेज। वो एनचेंटेड था, एनचेंटेड मतलब बहुत ही मंत्रमुग्ध कह सकते हो, रोमांचित था, थ्रिल्ड था। तो ये ही तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट होते हैं नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव चाहिए। एनचेंट जो है वो क्रिया होती है, ठीक है, इसको बनाओगे तुम, नाउन प्रोनाउन तो चेंज नहीं कर सकते, एडजेक्टिव बना दो तो एडजेक्टिव बनेगा एनचेंटेड, ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, बाय द टीमिंग, देखो दो तरह की टीम होती है, एक तो ये टीम, ये तो होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का समूह। और एक टीम ये होता है, ये होता है फुल ऑफ, या इसे हम क्या कहेंगे, फिल्ड विद, भरा हुआ होना। तो यहां भरे हुए होने की बात कर रहा है, तो यहां पे टी डबल ई आएगा। दो गलतियां, तीसरी गलती और कुछ तो है नहीं इसमें। तो वो एनचेंटेड था, वो मंत्रमुग्ध था, किससे, भरी हुई गलियों और आउटडोर मार्केट से, गांव में। जॉन इज पेस्टर, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, बी का कोई भी फॉर्म आए, चाहे इजेमार आए, चाहे वोजवर आए, या खुद बी आए, या बीन आए, या बींग आए, दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो लगता है आईएनजी और या फिर लगती है थर्ड फॉर्म, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। बी का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ या तो आईएनजी लगता है या थर्ड फॉर्म लगती है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस होता है तो आईएनजी लगता है, पैसिव होता है तो थर्ड फॉर्म लगती है। एक्टिव वॉइस है तो क्या कर दोगे, पेस्टरिंग, क्या लग जाएगा, पेस्टरिंग। तो जॉन जो है पेस्टर कर रहा है, पेस्टर का मतलब क्या होता है, अनोय। पेस्टर का मतलब क्या है, अनोय, मतलब परेशान करना, सताना। तो जॉन जो है परेशान कर रहा है, किसको, उसे, उसे मतलब कोई महिला है। तो यहाँ पे हर्ष नहीं आएगा, हर आएगा केवल। ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, इज पेस्टरिंग वर्ब हो गई, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, उसको परेशान कर रहा है। तो गो आउट विद हिम, कि वो बाहर जाए उसके साथ, किसके साथ, जॉन के साथ। अब विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही का हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव होता है, तो सेल्फ नहीं आएगा। तो जॉन इज पेस्टरिंग हर टू गो आउट विद हिम, विद प्रेपोजिशन तो ऑब्जेक्ट लगेगा, यहां ऑब्जेक्ट लगेगा तो हर आएगा। ठीक है, और पेस्टरिंग इसलिए कि इज के साथ में आईएनजी लगेगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य है ना। एनॉय का यहाँ पे पेस्टर का मतलब क्या है, सताना या परेशान करना। अब है कुछ ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेज जहां आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आप एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, देखिए इसको। क्या कह रहा है, देखो, सरकार की नीतियों के अनपेक्षित परिणामों ने आर्थिक सुधारों की दिशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। सब्जेक्ट निकालिए, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अनपेक्षित परिणाम ये सब्जेक्ट है, और इससे जुड़ी जानकारी जो है वो इसके पीछे दे रखी है, सरकार की नीतियों के। तो अनपेक्षित मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। तो क्या लिखोगे, दी अनएक्सपेक्टेड, दी अनएक्सपेक्टेड परिणामों, तो रिजल्ट्स आ जाएगा। ये मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि ये किसके परिणाम है दे रखा है, के लिए ओ। सरकार की नीतियों, द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज, पॉलिसीज के पहले द, क्योंकि पॉलिसी किसकी है, सरकार से पहले द लगेगा ही, द गवर्नमेंट। ये आपका सब्जेक्ट मैंने पूरा कर दिया। सब्जेक्ट के बाद में क्या कहानी है, वर्ब लगाओ। वर्ब ये है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, और रिजल्ट्स प्लूरल है तो हैव लगा दो। खड़े कर दिए हैं तो रेज्ड, हैव रेज्ड।
क्या कर दी है, गंभीर प्रश्न चिन्ह, तो क्या आ जाएगा, गंभीर को क्या बोलेंगे, सीरियस, सीरियस क्वेश्चंस, हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस। किस पर खड़े कर दिए हैं, उल्टा चल रहे हैं, आर्थिक सुधारों की दिशा पर। तो आर्थिक सुधारों की दिशा पर तो क्या लग जाएगा, या तो अबाउट लगा दो या ऑन लगा दो, पर के लिए ऑन। दिशा द डायरेक्शन, डायरेक्शन से पहले द, क्योंकि डायरेक्शन किसकी है वो दे रखा है, डायरेक्शन किसकी है, ऑफ। आर्थिक सुधारों, आर्थिक को बोलेंगे इकोनॉमिक और सुधारों को बोलेंगे रिफॉर्म्स, ये आपका आंसर आएगा। दी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये हो गया अनपेक्षित परिणाम, किसके, सरकार की नीतियों के, द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस, किस पर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्लियर है ये कहानी। नेक्स्ट पे आइए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण केवल शासन की विफलता नहीं बल्कि नागरिक उदासीनता का भी प्रतिफल है। तो यहां पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है क्षरण, क्षरण के बाद, क्षरण मतलब इरोजन, क्या लिखोगे, इरोजन, धीरे धीरे कमजोर होने का प्रोसेस। ये किसका इरोजन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का, पहले सब्जेक्ट लो। तो दी इरोजन, दी इरोजन, इरोजन किसका है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतांत्रिक को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। क्या संस्थाओं, संस्थाओं को क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब इसकी क्रिया, क्रिया क्या आ जाएगी, है, इज। अब इसके बाद चलो उल्टा, तो यहां पे देखो उल्टा चलोगे तो केवल और बल्कि दे रखा है, केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी है, तो केवल नहीं और बल्कि भी के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। तो प्रतिफल है तो इज द रिजल्ट, रिजल्ट किसका, ऑफ नॉट ओनली, नॉट ओनली द फेलियर ऑफ, फेलियर ऑफ द सिस्टम कर दो, द रूल कर दो, शासन, बट ऑल्सो ओ नागरिक उदासीनता, तो क्या आ जाएगा, द इनडिफरेंस, ये हो गया उदासीनता, ऑफ सिटीजन्स, ये आंसर आ गया। फिर समझना कैसे किया, सबसे पहले निकाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था क्षरण, क्षरण को बोला इरोजन, इरोजन के पहले द क्यों, क्योंकि इरोजन किसका है दे रखा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशंस। है के लिए लगाया इज, प्रतिफल मतलब रिजल्ट, ठीक है। अब किस किस का है, तो ये एक सीक्वेंस है, केवल नहीं और बल्कि भी, केवल नहीं और बल्कि भी के लिए ये हमेशा ही याद रखो, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, केवल नहीं और दे रखा है बल्कि भी, तो इसके लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाया, द रिजल्ट ऑफ नॉट ओनली द फेलियर ऑफ द रूल, केवल शासन की विफलता नहीं है, ठीक है। आप शासन के लिए रूल लगा दो, गवर्नेंस भी लगा सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली द फेलियर ऑफ द रूल या द गवर्नेंस, दोनों में से कोई सा भी लगा दो, गवर्नेंस भी चलेगा, यहां पे सिस्टम भी चलेगा, बट ऑल्सो ओ, अब यहां तो फेलियर हो ही गया, बल्कि इसकी उदासीनता भी, बट ऑल्सो द इनडिफरेंस, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, बट ऑल्सो द इनडिफरेंस, ये ओ हटा दीजिए, ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स यहाँ पे दे नहीं रखे कौन से हैं, तो प्लूरल नाउन यहाँ पे बगैर आर्टिकल के आएगी। थर्ड है तकनीकी प्रगति यदि नैतिक विवेक से रहित हो तो सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर सकती है। सब्जेक्ट है तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति को क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या बोलेंगे, तकनीकी प्रगति को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो लिखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये हो गया सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यदि नैतिक विवेक से रहित हो, इफ, यदि रहित हो, डिवॉइड ऑफ, ये होता रहित होना, किससे, नैतिक विवेक, तो क्या आ जाएगा, नैतिक को क्या बोलेंगे, एथिकल बोल दो, मोरल बोल दो, मोरल विवेक को प्रूडेंस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर नैतिक विवेक, प्रूडेंस कह दो, नैतिक विवेक से रहित हो, ये बीच में लगा दिया। गहरा कर सकती है, और गहरा कर सकती है, कर सकती है के लिए क्या लगाते हैं, कैन, और गहरा तो कैन फर्दर, कैन फर्दर, गहरा करने को बोलते हैं डीपन, ये क्रिया हो गई, कैन फर्दर डीपन, किसको, सामाजिक असमानताओं को, तो सोशल, ये हो गया सामाजिक,
और असमानताओं को बोलेंगे इनइक्वालिटीज। ये आंसर आ गया, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए क्या करना चाहिए, रिपीट कर रहा हूं फिर से, पहले सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट मैंने निकाला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बीच में इसकी जानकारी दी गई थी इफ डिवॉइड ऑफ, यदि रहित हो मोरल प्रूडेंस से, नैतिक विवेक से। तो कैन फर्दर, ये क्रिया लगाई मैंने इसकी, कैन फर्दर, फर्दर मतलब और ऐसा कर सकती है, गहरा करने को बोला डीपन, किसको, इस चीज को, तो सोशल इनइक्वालिटीज। आइए नंबर 4 में, न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य प्रशासनिक मनमानी पर अंकुश लगाना है, न कि नीति निर्माण का स्थान लेना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना उद्देश्य है, उद्देश्य किसका ये साथ में लेना पड़ेगा। तो दी ऑब्जेक्टिव, ये हो गया उद्देश्य। दी ऑब्जेक्टिव किसका, न्यायिक हस्तक्षेप का, न्यायिक को बोलेंगे जुडिशियल, हस्तक्षेप को बोलेंगे इंटरवेंशन। ठीक है, तो क्या बोला, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, वो ये है के लिए क्या लगाया, इज। अंकुश लगाने को बोलते हैं टू कर्ब, कर्ब मतलब रोक लगाना, अंकुश लगाना, किस पर, प्रशासनिक मनमानी, प्रशासनिक को बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। मनमानी क्या होती है, विलफुलनेस होती है, अपने इच्छा से कुछ करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं विलफुलनेस। न कि, नॉट, नॉट टू टेक, स्थान लेना, नॉट टू टेक द प्लेस ऑफ, या नॉट टू रिप्लेस, ऐसा कर दो, किसी का स्थान लेने को रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट टू रिप्लेस। नीति निर्माण को क्या बोलते हैं, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। ये आंसर आ गया। समझिए फिर से, क्या किया, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका है, उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप जुडिशियल इंटरवेंशन। क्रिया क्या है इज लगाया, उल्टा चले अंकुश लगाना टू कर्ब, कर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा, पर के लिए ऑन लगेगा नहीं, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मनमानी विलफुलनेस। ठीक है, न के लिए बट नोट लगाया है ना, स्थान लेना टू रिप्लेस, किसका, पॉलिसी मेकिंग का। एक क्लास देखिए, इतिहास साक्षी है कि यदि कि शक्ति का केंद्रीकरण अंततः संस्थागत संतुलन को कमजोर करता है। ये की जो है कंजंक्शन है, तो यहां तक का बात करोगे, इतिहास साक्षी है, साक्षी होना मतलब बेयर एविडेंस, ऐसा करके हम बोलते हैं, बेयर एविडेंस मतलब साक्षी है। ठीक है, तो क्या करोगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री बेयर्स टेस्टिमनी कर दो, ये हो गया साक्षी होना, बेयर्स टेस्टिमनी। तो इतिहास साक्षी है, बेयर्स टेस्टिमनी, की के लिए दैट लगा दो। शक्ति का केंद्रीकरण, अब देखो नया क्लोज है, इसमें शक्ति का केंद्रीकरण सब्जेक्ट है, केंद्रीकरण को बोलते हैं द कंसंट्रेशन, केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका है, पावर का, ऑफ पावर। कमजोर करता है, कमजोर करने को बोलते हैं वीकन, कंसंट्रेशन की वर्ब है तो एस जोड़ दो, वीकन क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, कमजोर करता है किसको, संस्थागत संतुलन को, अंततः और दे रखा है तो यहां अल्टीमेटली लगा दो, अल्टीमेटली या फाइनली, वीकन्स क्या, संस्थागत संतुलन, तो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस कर दो, संस्थागत को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल, तो यह आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल, और संतुलन को क्या बोलते हैं, बैलेंस। ये आपका आंसर हुआ। रिपीट कर रहा हूं, हिस्ट्री बेयर्स टेस्टिमनी, इतिहास साक्षी है, की लगा दिया। कंसंट्रेशन केंद्रीकरण, किसका, पावर का, क्या करता है, कमजोर करता है, अंततः कमजोर करता है, तो अल्टीमेटली मैंने यहां जोड़ दिया, तुम चाहो तो यहां फाइनली भी जोड़ सकते थे, किस चीज को, वो जोड़ दिया, आगे काम कंप्लीट। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हें क्या लगा पेपर देखकर, कितना तुम्हें मतलब आ रहा था इसमें से, और ये पेपर्स जो है ना तुम्हारे एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। अगर तुम हाल फिलहाल कोई परीक्षा में अपियर हो रहे हो तो तुम्हें साफ साफ फर्क नजर आ रहा होगा कि हम बिना कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम का नाम लिए भी न्यूज़पेपर रीडिंग से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5, टिल देन नमस्कार।